दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में 3 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 साल से लेकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को फिर से शुरू कर दिया गया है। जी नीतीश सरकार ने 170 करोड़ 93 लाख रुपए छात्रों के खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को जारी करने के बाद बताया है कि अगले 15 दिनों में 170 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि छात्रों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 3,22,785 छात्रों को लाभ मिलेगा। यह पैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज से आने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। वैसे बच्चे जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वरदान साबित होगी। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम खबर अब सामने आ चुकी है। जब सीमांचल के इलाके में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को जनसभा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुरक्षा को लेकर चौकस सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। एटीएस के एडीजी रविंद्र शंकर ने पूर्णिया रेंज के आईजी और पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज के पुलिस अधीक्षकों को यह दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि सीमा से सटे इलाकों में चुनावी सभा की इजाजत ना दी जाए। इतना ही नहीं, सुरक्षा को देखते हुए एटीएस के एडीजी ने आईजी को यह निर्देश भी जारी कर दिया है कि वे सीमा से सटे इलाकों में बॉर्डर मीटिंग करें। आपको बता दूं कि इंडो नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास पंचायत चुनाव के लिए जनसभा करने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया गया है। जहां सीमा से सटे इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने अभी से ही ऐतिहासिक कदम उठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली इस सुविधा को डबल करने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर किसानों को हर साल 6,000 रुपए की बजाय यानी कि 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए 3 किस्तों में मिल सकते हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर फटाफट उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें, वरना यह मौका आपके हाथ से भी छूट जाएगा। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है। आप ऑनलाइन घर बैठे ही प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दुगनी करने पर भी चर्चा की गई। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जहां बहुत जल्द इस स्टेडियम को बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास शुक्रवार को प्रस्ताव रखा गया है। खबर के अनुसार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने मोइनुल हक स्टेडियम के बैकग्राउंड और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। साथ ही साथ नीतीश कुमार को पीपीआर नक्शा और प्रकालन की विस्तार से जानकारी दी गई। आपको बता दें कि पटना स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। यहां वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम होगा, साथ ही साथ बेहतर पार्किंग की व्यवस्था होगी और इस स्टेडियम में रेस्टोरेंट एवं होटल के साथ साथ अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्टेडियम में प्रैक्टिकल के लिए 9 पिच बनाए जाएंगे। यहां क्रिकेट के साथ साथ हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लाल टेनिस, एथलेटिक्स का भी आयोजन किया जाएगा। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में जाने के बाद सबसे पहले जो चीज नजर आती थी वह था कक्षाओं में सालों पुराने ब्लैक बोर्ड। इसी ब्लैक बोर्ड की सहायता से दशकों से छात्र पढ़ाई करते रहे हैं, लेकिन अब यह व्यवस्था बदलने लगी है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में डिजिटल और नई तकनीक की सहायता से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, अब उसी तरीके से व्यवस्था सरकारी स्कूलों में नजर आने लगी है। अब सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड का स्थान अब नई डिजिटल स्क्रीन
ने ले ली है, जिसकी मदद से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। जहां वही छात्र भी इस नई व्यवस्था को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कोरोना के दूसरी लहर के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि विद्यालय पूरी तरीके से खुलने के बाद छात्र छात्राओं की उपस्थिति तो ठीक ठाक है, लेकिन खासकर हाल के सालों में सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट क्लास को लेकर छात्र छात्राएं ज्यादा उत्साहित है। जब कटिहार में 270 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन हो रहा है। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही गांव में सरगर्मियां तेज हो गई है, बढ़ गई है। बिहार निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यह आयोग इस चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए पूरी तैयारी की है। इस क्रम में प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल के झंडे, बैनर, नाम चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि राज्य में चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है। इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या फिर दल के झंडा की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार सरकारी, अर्ध सरकारी परिसदों, विश्राम गृहों, डाक बंगलों या फिर अन्य आवासों का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। यह सूत्रों का मानना है कि बिहार में पंचायत चुनाव हालांकि निर्दलीय होते हैं, लेकिन प्रत्याशियों को अमूमन किसी पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त होता है। इस समस्या को देखते हुए आयोग ने राजनीतिक दलों के झंडे, बैनर को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया है। यह प्रत्याशियों द्वारा राज्य में यानी कि बिहार में लागू शराबबंदी का भी पालन करना अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, नेपाल में मूसलाधार हो रही बारिश ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। यह खासकर उत्तर बिहार के लोग इससे दहशत में आ गए हैं। इससे बिहार में गंगा की सहायक नदियों में जलस्तर में इजाफा होने लगा है। इसका सीधा असर गंगा के जलस्तर पर भी पड़ने लगा है। हालांकि इसे लेकर जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अधिकारियों को चौकस रहने का निर्देश दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार नेपाल में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। नेपाल के पोखरा, भेरहवा, भरतपुर, सिमरा आदि के इलाकों में तो पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई। इसकी वजह से गंडक और बुरी गंडक का पानी भरा है। वहीं काठमांडू और नगरकोट में भारी बारिश होने से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि और कई इलाकों में बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही साथ भारी बारिश के कारण परमान नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार में गंगा की सहायक नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ गया है और इससे सहायक नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में शिक्षक के परिजनों को अब अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिलेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। यह खबर के अनुसार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2017 के आदेश के अनुपालन करते हुए इस अधिसूचना को जारी किया है। इसके तहत परमंडल जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक शिक्षक कर्मी की सेवा काल में मृत्यु हो जाने के बाद परिजनों को शिक्षक के पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से न सिर्फ देश भर के युवा बल्कि बच्चे भी प्रेरित होते हैं। जब बिहार का एक ऐसा ही किशोर है यश झा, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से प्रेरित होकर बिहार का नाम रोशन किया है। जब मधुबनी के रहने वाले 15 साल के यश ने 2 ऐसी कहानियां लिख डाली है जिसे लेकर प्रधानमंत्री उसे सम्मानित करने वाले हैं। यश फिलहाल मधुबनी के पॉल स्टार स्कूल के 11वीं का छात्र है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में युवाओं को स्थानीय वीरों की गाथा लिखने को प्रेरित किया था, ताकि अनसुने वीरों की गाथाएं दुनिया तक पहुंच सके। यश ने पीएम मोदी की बातें से प्रेरित होकर 2 कहानियां लिख डाली। दोनों कहानियां ऐसी है जिसने देश भर के सबसे बेहतर कहानियों में जगह बनाई है। आने वाले 12 जनवरी 2022 को युवा दिवस के दिन प्रधानमंत्री खुद सम्मानित करेंगे। देश भर से आए कहानियों को नेशनल बुक ट्रस्ट और विशेषज्ञों ने परखा और फिर सबसे बेहतर कहानियों की श्रेणी में जगह दी। पहली कहानी है बाबूदाई अम्मा और दूसरी कहानी है मीना जंग जिंदगी। जब बाबूदाई अम्मा मिथिलांचल की एक ऐसी वीर महिला की कहानी है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और महिलाओं को एकजुट करके स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अलख जताया। जब महिलाओं की शिक्षा के लिए भी समाज में घूम घूम कर आंदोलन किया। इस गुमनाम महिला की कहानी मिथिला में गांव में लोगों के बीच ही दबी थी। जब पर यश ने उनकी वीरता और त्याग को कहानी के जरिए दुनिया के सामने लाया है। यश ने केंद्र सरकार के
युवा लेखक प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित की गई प्रतियोगिता में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 18,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे, जिनमें से 75 युवाओं का चयन होना था। उन चयनित 75 युवाओं में यश झा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस मुकाम को हासिल करने वाले यश झा को अब केंद्र सरकार की तरफ से हर महीने 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि 6 महीने तक मिलनी है। यानी कि यश को कुल 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। यश को स्कॉलरशिप के साथ बड़े लेखकों के साथ किताब लिखने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिल रही है। यश ने न सिर्फ कहानियों के जरिए बिहार के नाम रोशन किया है, बल्कि कोरोना काल में सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंद तक पहुंचकर भी सुर्खियां बटोरी है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक छपरा के बाद बिहार के पटना शहर में बिहार का दूसरा डबल डेकर रोड का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। 31 अगस्त को बिहार के दूसरा डबल डेकर एलिवेटेड रोड का शिलान्यास होगा। बिहार के पथ निर्माण अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी पटना का पहला और बिहार के दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 31 अगस्त 2021 के शिलान्यास के साथ ही शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस डबल डेकर रोड का निर्माण कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कोई भी गाड़ियां एक फ्लाईओवर से दूसरे फ्लाईओवर पर आ जा सकेगी। मिली जानकारी के मुताबिक फ्लाईओवर में 3 जंक्शन बनाए जाएंगे, जो कारगिल चौक, कृष्ण घाट और एनआईटी मोड़ से नजदीक होगा। दोस्तों, दुर्गा पूजा, दीपावली या फिर छठ में घर जाना है तो फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे देश भर में 500 से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जिसमें मुरादाबाद मंडल होकर 50 पूजा स्पेशल ट्रेन गुजरेगी। इनमें 25% तक प्रीमियम ट्रेन हो सकती है, जिसका किराया सामान्य ट्रेनों से 50% तक अधिक हो सकता है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। रेलवे के नियम के अनुसार 4 माह पहले आरक्षण टिकट लिया जा सकता है। इस नियम के तहत यात्री 25 दिसंबर तक का ट्रेनों में आरक्षण टिकट ले सकते हैं। इस नियम के कारण इन त्योहारों के अवसर पर किसी भी ट्रेन में बर्थ खाली नहीं है। दोस्तों, बारिश की वजह से सब्जियों का जायका बिगड़ गया है, जब पैदावार घटी है और आमद की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। इससे पटना की मंडी में सब्जी के भाव ऊंचे चल रहे हैं। धनिया पत्ती की खरीदारी सबके वश में नहीं है, ये 200 रुपए किलो बिक रही है। परवल, फूलगोभी, बोड़ो के भाव भी आसमान में बने हुए हैं। जब बारिश की वजह से सब्जियों की पैदावार में कमी आई है। मीठापुर मंडी में एक सब्जी विक्रेता ने कहा है कि 20% तक सब्जियां कम आ रही है। जब बारिश के साथ बाढ़ का भी असर है। बाढ़ में नदियों के सटे इलाकों में लगी सब्जी की काफी फसल बर्बाद हो गई है। इस समय खुसरीपुर, समस्तीपुर, रांची, जहानाबाद, आरा आदि जगहों से सब्जियां आ रही है, लेकिन आमद कम है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों को बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। यह ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गोपालगंज में सालों से बंद पड़े हवाई अड्डा को फिर से चालू करने की स्वीकृति मिल गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि दरभंगा के बाद लोग अब गोपालगंज से भी उड़ान भर सकते हैं। यह खबर के अनुसार गोपालगंज के सवैया में अंग्रेजों ने साल 1868 में 517 एकड़ जमीन पर एक हवाई अड्डे का निर्माण कराया था, लेकिन फिलहाल से हवाई अड्डा बंद है और ये जमीन रक्षा मंत्रालय का है। लेकिन बहुत जल्द इस एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर विकसित किया जा सकता है। आपको बता दें कि उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार इस एयरपोर्ट को विकसित कर सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट की अपार सफलता के बाद अब गोपालगंज एयरपोर्ट को विकसित करने की बात चल रही है। यह गोपालगंज के सवैया हवाई अड्डे से उड़े देश का आम आदमी योजना के तहत उड़ान सेवा शुरू होगी। मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज और सीवान के 1.5 लाख से भी अधिक लोग खाड़ी देशों के मस्कट, ओमान, सऊदी, ईरान, बहरीन, दुबई में रहते हैं। इसलिए सरकार को इस एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने पर काफी फायदा होगा। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार उन्होंने भाजपा की आय को लेकर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी की आय 50% तक बढ़ गई है, लेकिन आपकी यानी कि आम जनता की कितनी बड़ी है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की इनकम में एक ही साल में 50% तक का इजाफा हुआ है। जब वित्तीय वर्ष 2019-20 में पार्टी की आय 2410 करोड़ रुपए से बढ़कर 3623 करोड़ रुपए हो गई है। ये इसी दौरान कांग्रेस की इनकम से 5 गुना ज्यादा रही है। 2019-20 के दौरान भाजपा का खर्च 1005 करोड़ रुपए से बढ़कर 1651 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने नौकरी में आरक्षण को लेकर सरकार के पास सवाल उठाया और पूछा कि जब नौकरी नहीं रहेगी तो फिर इसका क्या उपयोग रह जाएगा।
दोस्तों, बिहार के 5 जिलों के लोगों के लिए विशेष सूचना है। जी हां, बिहार के 5 और जिलों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, यानी कि जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल बिहार के 20 जिलों में पहले ही भूमि सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार और 40 गाँव में विशेष सर्वे का काम कार्य पूरा कर लिया गया है। यह विभाग द्वारा आग्रह किया गया है कि वैसे लोग जो अपने गाँव, जिले या फिर राज्य से बाहर रह रहे हैं वे जल्द अपने गाँव लौट आए, ताकि जमीन सर्वे के दौरान उनकी उपस्थिति दर्ज हो और जमीन मालिक ये देख सके कि सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, जमीन के रेडक में जमीन का स्वामित्व तो सही से दर्ज हुआ है या नहीं, या फिर अगर किसी भी प्रकार का सुधार करना हो तो सर्वेक्षण के दौरान करा सकते हैं। सर्वे के दौरान जमीन मालिक की उपस्थिति से जमीन मालिक को बाद में अदालत का चक्कर नहीं लगाना होगा। दोस्तों, कोरोना के नाम पर अधिक भाड़ा लेने पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। जी हां, 72 बसों पर जुर्माना लगाया है और 11 बस को जब्त किया है। जब कोविड के नाम पर बस चालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने के विरुद्ध गुरुवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दोगुना भाड़ा वसूल करने वाले कुल 72 बस चालक संचालक पर जुर्माना लगाया गया है एवं 11 बसों को जब्त किया गया है। वहीं 4 बसों की परमिट रद्द करने के संबंध में जांच पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई है। जहां विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में 756 बसों की जांच हुई। जहां मनमाना भाड़ा वसूलने के साथ ही ओवरलोडिंग की जांच की गई। जहां 29 बसों में ओवरलोडिंग पर जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों, बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में शनिवार को बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू उपस्थित रहे। जहां वहां उन्होंने जनता की समस्या और फरियाद को ध्यान से सुना और अधिकारियों को कॉल करके जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाया। जहां मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना बेहद जरूरी है। यदि जनसंख्या का हाल यही रहा तो फिर देश में तालिबानी ताकतें सर उठाएंगी और हमारे देश का हाल अफगानिस्तान जैसे हो जाएगा। इस वजह से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, फिर जिस तरह की जनगणना करानी हो कराई जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, गोदाम जैसे सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दे दिया है। इसको लेकर विपक्ष उन पर लगातार हमला कर रही है। इसी कड़ी में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करके तंज कसा है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि जैसे दुकान के बाहर लिखा होता है आज नगद कल उधार, वैसे ही प्रधानमंत्री के घर के बाहर लिखा रहना चाहिए अब की बार सब कुछ बेच देगी सरकार। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुकान के बाहर लिखा होता है आज नगद कल उधार, साहब के मकान के बाहर लिखा होना चाहिए अब की बार सब कुछ बेच देगी सरकार। उसके इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। एक यूजर ने लिखा है कि अगर सरकारी विभाग घाटे में है तो फिर उद्योगपति खरीद क्यों रहे हैं, अगर फायदे में है तो मोदी सरकार बेच क्यों रही है। सतीश नाम के एक यूजर ने लिखा है कि साहब ने चाय की दुकान छोड़ दी, बीवी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, ये उनका निजी मामला था, लेकिन जिस तरीके से देश की सरकारी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं ये निजी मामला नहीं है। आम जनमान्य जागरूक लोग, तमाम विपक्षी दल इसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाएं, नहीं तो एक न एक दिन देश भी बिक जाएगा। दोस्तों, केरल में कोरोना विस्फोट को देखते हुए बिहार सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। वहां से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग सख्त कर दी गई है। जहां कोरोना जांच रिपोर्ट और टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और बिहार में वहां से आने वाले यात्रियों के लिए किसी भी तरीके का कोई दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किया गया है। जहां देश के कई राज्यों में कोरोना के संकट फिर गहरा चुके हैं। केरल के हालात काफी अधिक बिगड़ चुके हैं। वहां से बिहार आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया गया है। साथ ही अब फ्लाइट, बस, ट्रेन और टैक्सी के जरिए केरल से पटना आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही कोरोना वैक्सीन टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने देश के संविधान, धर्मनिरपेक्षता एवं कानून को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। नितिन पटेल ने कहा है कि संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू अल्पसंख्यक हुए तो फिर ये कुछ नहीं बचेगा। नितिन पटेल ने कहा है कि ये मेरी बात लिख कर रख ले, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो फिर उस दिन देश में ना कोई कोर्ट कचहरी होगी और ना ही कोई कानून होगा, ना कोई नौकरशाही होगी, ना संविधान रहेगा, सब हवा में दफना दिया जाएगा।
रहेगा। यहाँ सैकड़ों लोगों के सामने पटेल ने कहा है कि अगर हिंदू समुदाय एक बार अल्पसंख्यक हो गया तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे यहाँ अभी लाखों मुसलमान देशभक्त है, लाखों ईसाई देशभक्त है, गुजरात पुलिस बल में भी हजारों मुसलमान हैं, वे देशभक्त है। मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप इसका वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर कर लें। इन शब्दों को नोट कर लें कि वे जो भी लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात कर रहे हैं, ऐसा तब तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदुओं की संख्या घट जाएगी उस वक्त ना तो धर्मनिरपेक्षता होगी, ना लोकसभा होगी, ना संविधान रहेगा, सब हवा में उड़ जाएगा, दफन कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, बिहार के सीवान जिले में शुक्रवार को पुलिस जवानों को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। जब बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए शख्स को जिले के बरहड़िया थाना की पुलिस कोरोना जांच के लिए सीवान सदर अस्पताल लेकर आ गई थी। जब बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए शख्स को जिले के बरहड़िया थाना की पुलिस कोरोना जांच के लिए सीवान सदर अस्पताल लेकर आई थी, जहां अस्पताल से ही चोर पुलिस जवानों को चकमा देकर भाग गया। जानकारी के अनुसार बीते 26 अगस्त को सीवान के महादेवा ओपी थाना इलाके के पकड़ी बंगाली के रहने वाले स्वर्गीय ध्रुव प्रसाद की 20 वर्षीय बेटे अजित कुमार को बाइक की चोरी करते हुए बरहड़िया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में आरोपी को जेल भेजने से पहले कल दोपहर सीवान सदर अस्पताल में उसे कोरोना जांच के लिए लाया गया था, जहां वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जब बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार चोर को सीवान सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए बरहड़िया थाना के सिपाही रामचंद्र सिंह और चौकीदार रामचंद्र यादव द्वारा लाया गया। घटना के संबंध में सिपाही रामचंद्र यादव ने बताया है कि सीवान सदर अस्पताल में कोरोना जांच के दौरान पुलिस को चकमा देकर चोर हथकड़ी, रस्सी और डंडा सहित फरार हो गया। दोस्तों, बिहार आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। जहां बिहार के दूर दराज इलाकों में पर्यटकों को घूमने में हो रही परेशानी को देखते हुए पर्यटन विभाग ने पहल की है। जहां विभाग पटना के वाल्मीकि नगर और चंपारण समेत कई जगहों पर हेलीकॉप्टर और छोटे हवाई जहाज से टूरिस्ट को लाने और ले जाने की व्यवस्था में लगा है। जब बिहार में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने यह खास जानकारी दी है। मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि बिहार आने वाले पर्यटक राजधानी पटना से आसानी से और कम समय में वाल्मीकि नगर, बोधगया, रक्सौल और चंपारण पहुंच सके, इसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है। जहां फिलहाल इन तमाम जगहों तक पटना से पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें समय लगता है। इस वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के जरिए पर्यटकों की यात्रा आसान हो। इससे बिहार में पर्यटन को आकर्षक रूप दिया जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। एआईएमआईएम चीफ ओबीसी सहलदेव, भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की तस्वीरें एक साथ सामने आई है, जैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। इस तस्वीर ने यूपी के राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है, नई बहस जन्म दे दिया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले चुनाव से पहले तीनों दलों के नेताओं का एक साथ दिखना बड़ी पार्टी के लिए बड़ा संकेत है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर तीनों दलों में से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां उनसे पहले यूपी में नए समीकरण और नए गठबंधन की अटकलें रोज लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि कभी ओबीसी की पार्टी दावा करती है कि कोई भी दल उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, अगले ही दिन ओबीसी राज भर की तस्वीरें एक साथ सामने आ जाती है। इन तस्वीरों को लेकर सियासी गलियारों में कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। ओबीसी राज भर और चंद्रशेखर की मुलाकात कब और कहां हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ सूत्रों की ओर से बताया जा रहा है कि यह तस्वीर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम की है, जहां तीनों पहुंचे थे। ओबीसी ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर की जो तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जहां राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कार्यक्रम में विरोधी नेताओं की मुलाकात होना स्वाभाविक बात है, लेकिन यदि तीनों की मुलाकात निजी है तो आने वाले समय में ये यूपी में नया सियासी गुल खिला सकती है। तीनों पार्टियां यदि भागीदारी मोर्चा के तले एकजुट हुई, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं, तो बड़ी पार्टियों को नुकसान हो सकता है। जब भीम आर्मी की पकड़ पश्चिमी यूपी में दलित समुदाय में ज्यादा है और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग भी है, यदि उनकी पार्टी भागीदारी मोर्चा में शामिल हुई तो फिर बसपा के वोटों में बिखराव हो सकता है। दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद में जिस आकाश यादव के लिए तनातनी बनी है, उसी आकाश ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पारस गुट की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह छात्र राजद के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव को लोजपा के सांसद पशुपति कुमार पारस प्रिंस राज ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आकाश को लोजपा छात्र इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से बात की और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए सुरक्षा हालातों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से बात की और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता पर चर्चा की। यह साथ ही कहा है कि हमने G20 में सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा की। जब बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने फोन पर हुई चर्चा के दौरान अफगानिस्तान की ताजा स्थिति और उससे विश्व और क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विमर्श किया गया, चर्चा किया गया। जब पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने की जोर दिया। सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पीएमओ ने कहा है कि दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के घटनाक्रमों से पैदा हुए परिस्थितियों से जो मानवीय और सुरक्षा का संकट पैदा हुआ है उसके समाधान के लिए G20 सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। दोस्तों, पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट शुक्रवार को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ही पक्षी से टकरा गई। हादसे के बाद पायलट ने किसी तरीके से विमान को पटना एयरपोर्ट पर ही उतारा। हादसे में विमान का इंजन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद विमान में सवार करीब 120 यात्री उस समय तक दहशत में रहे जब तक विमान की सुरक्षित लैंडिंग नहीं हो पाई। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शुक्रवार को पटना से दिल्ली जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E732 पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट से दिन में उड़ान भरी थी। जब विमान करीब 900 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था कि उसके इंजन से पक्षी के टकराने की तेज आवाज हुई। जब पक्षी के इंजन से टकराने के बाद इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। जब पायलट ने सूझबूझ दिखाकर विमान को वापस पटना एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। दोस्तों, बिहार के जिलों के एसएसपी एसपी कार्यालय में पदस्थापित पुलिसकर्मी अब बाबूगिरी करके समय नहीं गुजार पाएंगे। उन्हें भी थानों और पुलिस लाइन में पदस्थापित पुलिसकर्मियों की तरह ही अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी में जाना होगा। गंभीर आपराधिक घटनाओं में फरार अभियुक्तों की जल्द ही गिरफ्तारी को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के एसएसपी एसपी कार्यालय में विभिन्न कार्यों में लगाए गए पुलिसकर्मियों को भी छापेमारी के लिए जाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार के राजगीर से जुड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजगीर में 4 लेन एलिवेटेड सड़क बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी भी दे दी गई है। बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से नालंदा के राजगीर में जाम की समस्या के निदान के लिए वामगंज से एसडीएम ऑफिस तक 4 लेन यानी कि 4 लेन एलिवेटेड पथ बनाने का निर्देश दिया गया था, जिस पर केंद्र ने भी अपनी मोहर लगा दी है। दोस्तों, पटना के महावीर मंदिर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। महावीर मंदिर न्यास को अयोध्या में गरीब तबके के लोगों के लिए महावीर कैंसर संस्थान या फिर अन्य कोई जनोपयोगी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव मिला है। यह प्रस्ताव अयोध्या नगर निगम से आया है। नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह ने इस बारे में महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल से संपर्क किया है। नगर आयुक्त और नगर निगम के अन्य अधिकारियों ने इस प्रस्ताव के साथ ही फोन पर आचार्य किशोर कुणाल से बात की है। आचार्य किशोर कुणाल इस संबंध में अयोध्या नगर निगम और अन्य संबंधित अधिकारियों से विस्तार से चर्चा के लिए आज अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। पहले से राष्ट्रपति के अयोध्या आवागमन और रविवार को उनके कार्यक्रम में भी आचार्य किशोर कुणाल आमंत्रित हैं। दोस्तों, बारिश के चलते उत्तर बिहार में खरीफ की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 3,61,397 एकड़ में फसलें बर्बाद हुई है। सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर में 1,34,948 एकड़ और समस्तीपुर 1,30,910 एकड़ में हुआ है। इस बार मानसून सही समय पर आने के चलते समय से खरीफ की फसलों की बुआई हुई। धान की बिचरा भी समय से पड़ा और रोपनी भी हो गई, लेकिन अधिक बारिश से अच्छा खासा फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि वैज्ञानिक धीरू तिवारी के अनुसार नुकसान की भरपाई के लिए किसान सितंबर में तोरी की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में भाजपा ने प्रमुख विपक्षी दल राजद पर जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव परिवार की आपसी लड़ाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राजद के नेता समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह टाइगर ने कहा है कि 2 भाइयों की लड़ाई से राजद की लालटेन बुझने वाली है, नेताओं और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मचने वाली है। बड़े भाई के करीबी और छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने लोजपा परस गुट की दामन थाम कर इसकी शुरुआत कर दी है।
असल में राजद में शासन के दावेदार ढेर सारे हैं, लेकिन अनुशासन कहीं नहीं है। टाइगर ने कहा है कि दोनों भाइयों में कोई कम नहीं है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे भाई सुभान अल्लाह। जब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि जनता द्वारा नकार दी गई पारिवारिक पार्टियां और नेता विकास के दौर को कमजोर करने के लिए जातीय उन्माद का सहारा ले रहे हैं। जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनसंख्या नियंत्रण में विफल रहने वाले देश के विकास की गति रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि देश की जनता विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल चुकी है, वे पीछे मुड़कर अब जातीय और धार्मिक उन्माद में फंसने वाली नहीं है। दोस्तों, स्मार्ट सिटी योजना में भागलपुर के शामिल हुए 5 साल हो गए हैं। सरकार ने योजना मद में 382 करोड़ रुपए उपलब्ध भी करा दिए हैं, लेकिन सिर्फ 84 करोड़ रुपए की योजना पर काम चल रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि स्मार्ट सिटी की योजना ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रही है। जब बुधवार को भागलपुर स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर और वित्त विभाग के विशेष सचिव ने वर्चुअल बैठक में इसको लेकर अधिकारियों को आईना दिखाया। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।